अच्छा, प्रेसी के पेपर में आपकी ये सारी चीजें आती है जो ग्रामर के रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए ये आप पार्ट प्रेसी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है वोकेबलरी का पोर्शन। वोकेबलरी जो जैसे मेरे 1-on-1 मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं कहती हूँ आपने साथ साथ जितनी देर तैयारी करनी है सीएसएस की उतनी देर वोकेबलरी की तैयारी होनी चाहिए। आप इसमें ग्रीक की वोकैब कर सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय करीमदास चुगताई की बुक पे जो वोकैब है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि वो कैब आपको करनी चाहिए वो आप कर सकते हैं। वो कैब के आपने ये करना है कि डेली के 20 to 50 वर्ड्स की लिमिट बनानी है और एक पीडीएफ को आपने कवर करना है 2 मंथ्स में। तो ये आपका रूटीन का पार्ट होता है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ आप 1-2 दफा प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बहुत आसान पोर्शन होता है। 50 में से आपके लिए 30 मार्क्स या 25 मार्क्स लेना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो एमपीटी की पहली चीज आपने ये टारगेट करनी है। इसके बाद आ जाता है इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन। इस्लामिक स्टडीज अगर आप एमपीटी के पेपर में देखें तो थोड़ी सी इसमें देखें डेप्थ होती है। यानी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर एमपीटी में आउट ऑफ 100% 25% स्टूडेंट फेल हो गए थे। यानी इतनी ज्यादा इसकी फेलियर रेशो है। हालांकि लेने क्या होते हैं, 66 आउट ऑफ 100 200 मार्क्स लेने होते हैं, यानी सिर्फ आपने पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, फिर भी इतने स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक वजह ये होती है कि हमें लगता है हमें इस्लामिक स्टडीज आती है, हम इसमें से 20 मार्क्स निकाल लेंगे। लेकिन ये एक हमारा माइंड की बस मसला होता है कि हमें लगता है, बट असल में ऐसे होता नहीं है। तो इसमें आपने एक चीज आपने देखनी है कि इसको जब आपने एनालाइज करना है तो देखना है कौन सी चीज आपको नहीं आती, उसको थोड़ा सा आपने इंपॉर्टेंस देनी है, पास पेपर्स के तरीके से प्रिपेयर करना है और खुद भी उसको जैसे भी आप कर सकते हैं इसको तैयारी करने की कोशिश करनी है। इसके लिए जो मैं एक पीडीएफ देती होती हूँ अपने स्टूडेंट को, वैसे भी दी हुई है, आपको आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। तो आपने उधर से ये तैयारी करनी है। तो आपके एमपीटी की इस्लामिक स्टडीज में अगर आप बहुत भी लाइटली भी इसको प्रिपेयर करें ना तो 10 to 12 मार्क्स आपके आ जाते हैं। हाँ, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप किसके 18 तक भी आ जाते हैं। बट 10 to 12 आपकी नॉर्मल मार्क्स है कि जो आप इस्लामिक स्टडीज में ले लेते हैं। इसके बाद आता है उर्दू का पोर्शन। उर्दू का पोर्शन क्योंकि आपके सीएसएस का पार्ट नहीं है, बट जो पीएमएस करते हैं उनके लिए ये इन्होंने किया होता है, बट सीएसएस वालों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें ट्रांसलेशन तो आप कर लेते हैं बट ग्रामर डिफिकल्ट होती है। तो ग्रामर के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी, आपने वो रिव्यू करनी है और उससे आपके एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे दोनों को मिला के। यानी आप इधर से 10 एमसीक्यूज निकालने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, आपने एमपीटी में कोई भी 120 प्लस या आपने ये कोई टारगेट नहीं रखना, आपका टारगेट जस्ट 66 मार्क्स है, आपने पास होना है। आपने अपनी एनर्जी जो है वो सेव करके रखनी है कि अपनी एनर्जी इन चीजों पे नहीं लगानी जो अननेसेसरी है। सीएसएस की तैयारी का जब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जस्ट 5 मंथ्स में किया, तो उसकी सिर्फ एक चीज होती है कि हम इसको स्मार्टली करते हैं। हम हर चीज नहीं करते, हमने जस्ट वही चीज करनी है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। जो चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं हम वो क्यों करें। अगर हम इसको 10% 20% दे के अपना पास हो सकते हैं तो हम क्यों उसको सारा सारा प्रिपेयर करने लग जाए कि ग्रामर की आपको एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको बार बार किए जा रहे हैं, जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि स्मार्टली लेके चलना है इसको। जनरल एबिलिटी का पोर्शन है। अच्छा, ये वाला पोर्शन ना बहुत टफ टाइम देता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली उनको जो साइंस स्टूडेंट होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी इन तीनों को जो पास पेपर्स है उनमें देखने कि आपको बेसिक मैथ आ रहा है या लॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है या रीजनिंग आ रही है। नॉर्मली दो चीजें आ रही होती हैं। तो जो दो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उनके लेक्चर्स लेने हैं। जो चीज आपको लगे वीक है वो आपने एबिलिटी के पेपर के लिए तो करनी है, लेकिन आप एमपीटी के लिए उसको छोड़ सकते हैं। यानी आप इसको इतना स्मार्टली लेके जा सकते हैं कि 60 में से आप जस्ट इसमें 25 मार्क्स लेने के काबिल हो जाए। यानी आपने इतने ज्यादा मार्क्स नहीं लेने के, आपने यानी टॉप करना है। टॉप का तो इसमें सीन ही नहीं होता, जस्ट पास होना होता है। लेकिन एटलीस्ट 60 में से 25 मार्क्स आप निकाल सके इसमें से। इसके बाद आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें आपको बहुत से मार्क्स देने होते हैं। एक तो करंट अफेयर का पोर्शन है, एक पाकिस्तान अफेयर है, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस जो होते हैं साइंस स्टूडेंट, इनके लिए तो ये बहुत अच्छा होता है कि उनको ये एवरीडे साइंस बहुत आसान लगती है। लेकिन इसके समटाइम्स थोड़े डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ जाती हैं, थोड़े एमफिल लेवल के आ जाते हैं, तो इसको भी आपने थोड़ा सा रिव्यू करना है पास पेपर से। और पीए और सीए कैसे करना है, सीए आपको, एक मिनट, इस तरह की कुछ पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी जनरल ग्रुप में भी।
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगी इस तरह की कुछ पीडीएफ। तो आपने करंट अफेयर्स इधर से रट्टा लगाने हैं। यानी करंट अफेयर्स जो होता है ना, इनका एक सीन होता है कि जैसे सीएसएस के लिए भी अगर आप सीए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप 6 महीने पहले इनको प्रिपेयर करके नहीं रख सकते। आप इनकी बैकग्राउंड नॉलेज ले सकते हैं, बट इनकी इन डेप्थ या फिर जो आपने हालात के रिलेटेड सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग प्रेप करनी होती है, वो आपने बिल्कुल पेपर के करीब जाके करनी होती है। सीए का भी यही सीन है एमपीटी के लिए, कि आपको तब बहुत सी फाइल्स, बहुत से आपने ग्रुप ऑब्वियसली ज्वाइन किए होंगे जो पब्लिक ग्रुप्स हैं, तो वहां आपको बहुत सी फाइल्स मिल जाती हैं। तो आपने ये करना है कि ट्राई टू डू एज मैक्सिमम फाइल्स एज पॉसिबल, कि जितनी फाइल से आप गो थ्रू करेंगे उतना आपका फायदा होगा करंट अफेयर्स में। और पाकिस्तान अफेयर का ये सीन होता है, इसके एमसीक्यूज आपको रट्टा लगाने पड़ते। इसका आई थिंक कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें आपको बहुत सा मटेरियल गो थ्रू करना पड़ता है। तो इसमें एक तो ये है कि आप अगर किसी ने वन पेपर की प्रेप की है, तो वो वाला पाकिस्तान अफेयर का मटेरियल गो थ्रू करें। नहीं तो हम भी आपको ग्रुप में एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसमें से सबसे ज्यादा इस पोर्शन में से मार्क्स लेने हैं, यानी 50 में से आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स आने चाहिए। बट अगर आपके 40 नहीं भी आते तो आपके 20 भी आ जाते हैं ना। आप देखें, 20 हमने इधर से लिए, 25 हमने इधर से लिए, तकरीबन 12 to 13 हम इधर से लिए, और हम 25 या 30 के करीब इधर से ले लेंगे। यानी हमारा अगर एक पूरा पोर्शन हम छोड़ भी रहे हैं ना, तो हमारा पेपर पास हो जाता है। हमने लेने कितने, टोटल 66 मार्क्स लेने हैं। तो आपने अपना इस हिसाब से करना है कि हाँ, अगर ये 50 है ना, तो मेरा टारगेट इसमें से 25-30, अगर ये 20 है मेरा टारगेट इसमें से 10 to 12 है, अगर उर्दू में इतने है तो मेरा टारगेट इतना है। आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, आपने बहुत ज्यादा इसमें कोई फिलोसफिकल पॉइंट्स नहीं ढूंढने, डेप्थ में नहीं जाना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं इस पे अपना जाया करना। लेकिन आपने इतना टाइम देना है कि आप पास हो जाएं एट द एंड, ये ना हो कि आप एमपीटी की वजह से पेपर से रह रहे हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये नो क्वेश्चन। कैबलरी ऑब्वियसली याद करना मुश्किल है, लेकिन इसमें पता क्या सीन होता है, वो कैब हम पूरा वर्ड या सारी नहीं याद कर सकते। मैंने ना, जब मैं एमडी कैट की तैयारी कर रही थी, तो तब मैंने वोकेबलरी के कोई 850 वर्ड्स प्रिपेयर किए थे। तो तब मुझे एक चीज समझ आई कि वो कैब का सारा लफ्ज हम नहीं याद कर सकते, हमने इसको प्रीफिक्सेस के साथ या निमोनिक्स के साथ, या फिर हमने इनको वर्ड को ब्रेक करके याद करना होता है। मेरी वोकेबलरी की बुक ऐसी होती थी कि एक वर्ड है हीनियस लिखते, तो इस वर्ड को कैसे याद करना है, तो इसको हम डिफरेंट चीजों के साथ रिलेट करके, इसके प्रीफिक्स को करके, जैसे मेल का वर्ड है, मेल पूरी फैमिली, मेल एंड्रॉइड, मेल फंक्शन, मेल फॉर्मेशन, मतलब आप उस तरह पूरी फैमिलीज में डिवाइड करके करें। आपको पूरा वर्ड समटाइम्स नहीं याद होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं याद होता, आप वर्ड फैमिलीज याद करें। एब की फैमिली कौन सी है, मेल की फैमिली कौन सी है, एन की फैमिली कौन सी है, यानी आपको प्रीफिक्सेस के मीनिंग आने चाहिए, तो उससे आप पूरे वर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में तीन जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन होता है जो ट्रू होता है। तो आपने अगर ये वर्ड लिखा है तो उसकी फैमिली को आपको समझ आ गया कि इसका पॉजिटिव मीनिंग है या फिर नेगेटिव मीनिंग है, तो इससे आप ऑप्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी वोकेबलरी का आपने सारा वर्ड नहीं याद कर सकते, लेकिन आपने अंदाजा लगाना होता है। जो प्रेसी का पेपर है उसमें भी तो आपके 20 मार्क्स के जो वोकेबलरी ही है ना, तो वो भी आप इसी तरह करते हैं। आप इस तरह इसको 100% रट्टा नहीं लगा सकते, बहुत कम होते हैं कि रट्टा लग जाए। देखिए, सीएसएस में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे आप किसी भी चीज को इनफ नहीं कह सकते। अब देखिए, एक बच्चा है, उसने तैयारी करी है और तरीके से, बट उसकी मेंटल एबिलिटीज, उसका बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट है। दूसरे ने भी उसी सेम पीडीएफ से प्रिपरेशन की है, बट उसने सिर्फ उस पर रिलाई किया, या फिर उसने उसको भी पूरी तरह नहीं किया। तो आप किसी भी एक चीज को इनफ नहीं कह सकते, आपने मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करने होते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं अब कर सकता हूँ। बट आपने फार्मूला यही रखना है अपनी सारी प्रिपरेशन के दौरान
कि आपने ये सारे जो पोर्शंस है इनको 100% नहीं करना, आपने उतना करना है जितना आप कर सकते हैं। इसको बर्डनाइज नहीं करना, इसको इनकम्बरसम नहीं करना कि आप समझे कि ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हाँ, डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करें, जैसे इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ मैडम रानी के लेक्चर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट वैसे भी लेते हैं। उनकी यूट्यूब पे पूरे जो इंग्लिश के लिए लेक्चर्स, वोकेबलरी, ग्रामर, हर चीज़ पड़ी हुई है। तो उनका पूरा चैनल ही आप कवर कर लें तो ये बहुत यूजफुल है। इसके अलावा आपकी testpoint.com वेबसाइट है, उधर से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपने किस चीज़ पे रिलाई करना है, आपने तो एक चीज़ करनी है, पास पेपर्स जो कि एमपीटी के होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जो मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगी वो आपने करनी है। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि अपनी इस प्रिपरेशन को, अपनी जो कंपलसरी इसकी प्रिपरेशन है उसके साथ इनकलकेट करना है। देखें, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है हमारे पास। आपके पास चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पास करवा सकते हैं एमपीटी में। यानी मैं अपने जो मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहती हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट्स कोशिश करनी है पहले प्रिपेयर कर ले एमपीटी से पहले। पहले आपको एमपीटी की तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेसी का जो सब्जेक्ट है इसको आप अगर कोशिश करें पहले हो गया है तो इसका आपको ये फायदा होता है कि इंग्लिश के 50 मार्क्स जो हैं उनमें से आप 40 तक, 35 तक चले जाते हैं, बहुत अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है आपके पास। फिर पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन देखिए आपने एक तो सब्जेक्टिवली प्रिपेयर कर लिया इसको। दूसरा, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं वो गो थ्रू करेंगे तो ये पोर्शन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जीएसए का पोर्शन है, तो एबिलिटी में आपको 60 मार्क्स और साइंस में आपको कोई 10 to 20 मार्क्स का मार्जिन मिल जाता है। यानी आप तो अपने ये सब्जेक्ट्स करके ही पास हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम 20 डेज में आपके साथ एक प्लान शेयर करूंगी जिस तरह आपने इसको लेके चलना है। और इसमें आप थोड़ी बहुत अपनी रूटीन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी लाइट प्लान कि आप इसको डेली फॉलो कर सकते हैं और बहुत आसान है। आपने इसको टारगेटेड रखना है, बहुत डीप में नहीं जाना एमपीटी की जब आप प्रिपरेशन करते हैं। कि आपने ये माइंड में रखना है कि मैंने एमपीटी में जस्ट पास होना है, मैंने कोई टॉप नहीं करना, क्योंकि ये मेरे किसी भी बाद में मार्क्स का हिस्सा नहीं बने जा रहा। आपकी सीएसएस की जो डीएमसी उसका ये कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट आपने 3 डेज में सिर्फ पास पेपर्स करने हैं। पास पेपर्स की आपको दो चीजें समझ आएंगी। एक चीज, जब आप पास पेपर करते हैं ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपने सीएसएस के जो कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी की है ना वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट है, उनके कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो रेलिवेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो रेलिवेंट नहीं है। तो पहले 3 दिन आपने कंटिन्यूसली पास पेपर्स करने हैं। पास पेपर्स करके जब आपको लगे कि सारे हो गए हैं, उनका मैथ्स का पोर्शन, सारे पोर्शन मतलब उसको काफी टाइम लग जाता है नो, तो आपने पहले 3 दिन जस्ट यही करने हैं। फिर आपने एक डायरी पे ये सब नोट करने हैं। उसमें आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं, अपने वीक पॉइंट्स लिखने हैं। यानी अपने जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, वीक को भी दो में डिवाइड कर देना है, एक जो आपके बेहतर हो सकते हैं और एक जिस पे आप अभी काम नहीं कर सकते, यू हैव नो टाइम टू वर्क ऑन इट, तो उनको आपने छोड़ देना है। आपने इनको और इनको लेके चलना है और इधर से आपने अपने मार्क्स निकालने हैं, क्योंकि आपने लेने हैं 66 मार्क्स जस्ट। इसके बाद आपने नेक्स्ट 4 to 7 यानी अगले 3 दिन क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज। ये काम पता क्या है, ये रट्टे का काम है। एक तो आपने थ्योरेटिकली इसको प्रिपेयर किया है, जिन्होंने थ्योरेटिकली पहले पाकिस्तान अफेयर का सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है प्रिपेयर कर लिए होते हैं ना, उनके लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा सा ये रट्टा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आपके कवर हो जाते हैं। फिर आपका आता है साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड साइंस का है इनके लिए तो ये हलवा होता है। बट वो स्टूडेंट जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है या फिर जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, तो उनको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और इसके भी आपको बहुत से एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, बहुत सा मटेरियल आपको मिल जाता है। आपने उनमें से इनको रट्टा लगा देना है। फिर आपने बेसिक मैथ की तरफ आना है। बेसिक मैथ और रीजनिंग इन दोनों को दो में डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बोला है कि 3 चीजें आती हैं इसमें, बेसिक मैथ, लॉजिकल प्रॉब्लम तो रीजनिंग। अच्छा, आपने 2026 का सीएचएस का जो जीएसए का पेपर वो देखा है, इस दफा रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो आपने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस चीज को अलग इंपॉर्टेंस दे के आपने उसको भी प्रिपेयर करना है। यानी आपने 3 दिन दिए मैथ को, इसको आपने बेसिक इसके लेक्चर्स अगर लेने वाले हुए वो ले लेने। अगर आपने जीएसए में ऑलरेडी कर लिया तो उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल। और फिर आपने रीजनिंग के साथ भी यही करना है। इस्लामिक स्टडीज का आपका जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, आप अमाम, हम्बल, शाफी वगैरह, इनको
अपना जो कंपलसरी का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसमें नहीं प्रिपेयर कर रहे होते। बहुत से स्टूडेंट इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, बट अगर आप इसको पास पेपर में देखें तो पास पेपर कुछ और तरीके से पूछ रहा होता है। यानी आपको इससे अंदाजा होगा कि पास पेपर जो पूछ रहा है वो और चीज है, और बाकी जो चीजें हैं वो और चीजें हैं। तो आपने इनको दोनों को डिफरेंटली करना है कि आपका वो जो आपने सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की है ना, इस्लामियात की ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो इसको आपने इंपॉर्टेंट टाइम देना है। इसको आपने कहना है कि हाँ, इसमें से मैंने कोई 20-25 मार्क्स निकाले, 20 मार्क्स का है ना, तो आप इसमें से 12 नंबर या फिर 10 नंबर जरूर निकालें। यानी इससे आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। फिर आ जाता है उर्दू का पोर्शन। उर्दू का पोर्शन, इसको आपने सिर्फ 2 डेज देने हैं। 2 डेज भी आपने ये सारा जो है ना, दिन में आप 1 आवर टू 45 मिनट्स टू 1 आवर सिर्फ इतना टाइम देना है। यानी हर दिन में इतना टाइम, 20 दिन लगातार इनको जा रहा है। और उर्दू को आपने देने 2 दिन। उसकी ग्रामर वैसे आपने बचपन में की होती है, 8वीं क्लास तक ये करवाते हैं, लेकिन बाद में नहीं की होती, तो इसको थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत होती है। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आसान लग रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसिडर करके उस पर थोड़ा सा वर्क कर लें। हाँ, ये भी चीज़ है कि आपने जो पहले 3 दिन पास पेपर देखे हैं वो भी अपने माइंड में रखने के हाँ ये पॉइंट्स उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, ये नहीं, ये ना हो कि आप टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाके प्रिपेयर करें। तो इसको आपने इस हिसाब से 2 दिनों में जितना हो सका है वो करना है। इसमें ये होते हैं कि इसमें मुहावरे और सरबुल मिसल वगैरह जो होते हैं ना, ये अगर आप प्रिपेयर कर लेना तो आपको काफी मार्जिन आ जाते हैं। इसकी एक किताब है कलीदे उर्दू, जो पीएमएस में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो उसके एंड पे पास पेपर दिए हुए हैं, अगर वो आप 2 दिन में जितने कर सकते हैं वो भी कर लें तो वो भी यूजफुल है। इसके अलावा कुछ पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, तो वो भी अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। हाँ, अब आती है वोकेबलरी और ग्रामर की बारी। वोकेबलरी आपकी डेली चलनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 40 वर्ड्स डेली आने चाहिए। अब ये कैसे आपने करनी है? अब देखें, आप अगर, आई डोंट नो कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं पहले से, वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपने जितनी देर करनी है सीएचएस की तैयारी, वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए आपकी, छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से वोकेबलरी नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से, आज से स्टार्ट करें, अपनी रूटीन बनाएं। आपने देखे टोटल पेजेस कितने हैं, पहले दिन वर्ड्स करें और देखें मैं, मेरी कितनी कैपेसिटी एक दिन में, मैं कितने वर्ड कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और फिर अपनी देखें अगले दिन में कितने कर सकती हूँ, 2 दिनों का एवरेज निकाल के उतने वर्ड्स आपने डेली करने हैं। और करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इनको इनकी फैमिलीज के हिसाब से करना है, कौन से वर्ड पॉजिटिव है, कौन से वर्ड नेगेटिव है, और कौन से वर्ड सेम सेम जैसे मीनिंग लेके आ रहे होते हैं। तो ये आप थोड़े से करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसके यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो आपने इनको इस हिसाब से करना है। वोकेबलरी को आपने डेली करना है। ये आपको प्रेसी का पेपर पास करवा सकती है, ये आपको एमपीटी भी पास करवा सकती है, आपको किसी भी एग्जाम में वोकेबलरी बहुत अच्छा मार्जिन दे देती है। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना जब तक सीएसएस की तैयारी चल रही है, इसको आपसे साथ साथ रखना है। ग्रामर में आप रेसी के पेपर में जो सेंटेंस करेक्शन कर रहे होते हैं, या आप पंचुएशन कर रहे होते हैं, या आप प्रीपोजिशंस कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ भी इधर आपका यूज होगा। यानी अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा हैंड अप है तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज, अच्छा इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, हिजरी के हिसाब से करें, लाइक आपको देखे ना, 2 हिजरी है, तब देखे कौन सा गजवा हुआ था। 3 हिजरी देखे कौन सा हुआ था। 4 हिजरी देखे कौन सा हुआ। फिर 2 हिजरी में साथ कौन सा हुक्म आया था, किसकी शादी हुई थी, क्या मतलब किसने इस्लाम कबूल किया था, ये सारे ना आप हिजरी में डिवाइड करके इस्लामिक स्टडीज को ऐसे करें तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने ना इस पे प्रॉपर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, इस्लामिक स्टडीज के भी और पाकिस्तान अफेयर के भी आपको मिल जाएंगे फुल फ्री में लेक्चर्स। और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आई गेस पढ़े हुए हैं, तो उनमें मैंने ऐसे ही करवाया कि इस्लामिक स्टडीज को आपको हिस्ट्री में डिवाइड करके तो सारे इवेंट्स उसमें कवर करवाए, और जो पाकिस्तान अफेयर है उसमें आपको ट्रिक्स हिंट्स वगैरह के साथ करवाया हुआ है। जो चैनल है मेरा, इस पे ये सारी ना वन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने पहले इसको इसलिए नहीं बताया कि आई थिंक अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो वो जरूर पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज तो जरूर इधर से प्रिपेयर करे, बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट चीज जो करनी है वो आपने अकेडमीज के मॉक्स करने हैं, जो बिल्कुल पेपर के 1-2 दिन पहले होगा। एमपीटी 27 ऑफ नवंबर, सितंबर को है एमपीटी की जो डेट है।
तो आपने एकेडमी के मॉक्स करने हैं। तो जब होता है ना, एक दिन रह जाते हैं, 2 दिन रह जाते हैं, तो जो पब्लिक ग्रुप्स होते हैं उनमें बहुत सी एकेडमीज के मॉक्स शेयर हो जाती हैं, तो उन ग्रुप्स का हिस्सा रहें, और अगर आपको मिले तो हमारे एडमिन को भी शेयर कर दिया करें, तो हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपने ये एकेडमीज के जो मॉक्स है ना, ये आपने एटलीस्ट 5 करने हैं, यानी 4 to 5 आपने ये भी करने हैं। तो इसकी इस तरह आपकी जो एमपीटी की प्रिपरेशन है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो भी चीजें होगी वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप ये वाले नोट्स ले सकते हैं, ये वाले नोट्स ले सकते हैं, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। क्योंकि एक नोट्स हैं जो पब्लिकली शेयर कर देंगे हम, और एक नोट्स हैं जो हमारे अपने, जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज किए हैं, उसके अलावा डिफरेंट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। तो वो वाले नोट्स आपको इधर से मिलेंगे। तो आपने सिर्फ ये सेंड करना है कि उनको इस नंबर पे कोड कर देना है, नोट्स ईएलएस। बस ये साथ उनको शेयर करके कहना है कि मुझे जो लेक्चर में नोट्स बताए गए ना, आपकी अपने नोट्स बनाए हुए, वो मुझे प्रोवाइड कर दें, तो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हम जो डिफरेंट सेशंस आपके साथ कर रहे हैं, मैंने स्टूडेंट्स के साथ एक पोल रन करवाया था, उन्होंने मॉक सेशन का बोला था। तो 2 मंथ्स का मैंने मॉक सेशन प्लान किया है, ये कोड है, नोट्स ALS। तो 2 मंथ्स का मॉक सेशन है जिसमें हम आपके हाफ बुक फुल बुक मॉक्स ले रहे हैं। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है, हम जब एकेडमी में मॉक्स लेते हैं ना, तो उसका एक मसला होता है, इवेल्युएशंस। अगर आप कोई भी मॉक्स दे रहे हैं, कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट की अगर आपकी इवेल्युएशंस नहीं हो रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम जो 2 मंथ्स का ऑनलाइन मॉक सेशन रन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करें, यू ऑल आर वेलकम। तो इसमें हम आपकी एक तो इवेल्युएशन पे स्पेशल जोर देंगे, दूसरा ये होगा कि आप लोगों के लिए हम एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे स्पेशल लेक्चर रखेंगे, जिसपे आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट को पता क्या मसला होता है, उनकी लेंथ पूरी नहीं होती, टाइम नहीं मैनेज होता, या फिर उनको ये भी मसला आ रहा होता है कि उनको जो रेलिवेंट मटेरियल है वो उस क्वेश्चन में ऐड नहीं करना आता। तो इस सब के बाद अगर आपके ये मसले रहते हैं तो आप 80 मार्क्स तक नहीं जा सकते। तो हम इस पूरे सेशन में इस चीज़ पे पूरा फोकस करेंगे कि आप जो हैं अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे से मॉक्स दे सके। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, 10 जो अगस्त है तब से ये स्टार्ट होगा। इसके अलावा मेंटोरशिप का आपको पता है? अच्छा, मेंटोरशिप का मैंने सिर्फ ये बताना था कि ये 15 अगस्त के बाद किसी को भी मेंटोरशिप पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ तो चाहिए होते हैं ना प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कोई इसके बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उसको नहीं ज्वाइन करने देंगे, क्योंकि हम इतनी थोड़ी प्रिपरेशन में 4 महीनों में तो अब आपको तैयारी नहीं करवा सकते, क्योंकि हम आपसे मॉक्स भी ले रहे हैं, आपको प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, आपको सारा कुछ करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको सेपरेटली होंगी, तो ये भी आपने देखना है। वैल्यूएशन सेशन है, तो ये अगर कोई अपनी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका CSS के रिलेटेड, एमपीटी के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लेट ज्वाइन करने वालों के लिए हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। नंबर ये नीचे लिखा हुआ है, 03306965330। एमपीटी सिलेबस मैंने सबसे पहले ऊपर शेयर तो किया है, ये एमपीटी का सिलेबस है जो सबसे ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं है? मीटिंग एंड कर दें? एमपीटी के रिलेटेड, या फिर सीएसएस के लिए, या फिर अगर आपने मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करना है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर मॉक सेशन ज्वाइन करना है उसके लिए कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम, आप अभी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई जनरल क्वेश्चन भी है तो मैं अभी उसका आंसर दे रही हूँ, क्योंकि अभी 8 मिनट्स हैं मीटिंग एंड होने में, तो तब तक मैं आपके साथ। जेंडर स्टडीज बहुत मजे का सब्जेक्ट है, इसमें आपने पता क्या काम करना है? पहला काम तो लेने हैं आपने लेक्चर्स। लेक्चर्स आपने क्यों लेने हैं? ताकि अंदाजा हो कि आपने कितनी डेप्थ में जाना है, ठीक है। फिर आपने जाना है जीपीटी के पास, उसको बताना है मैं सीएसएस का एस्पिरेंट हूँ, मैंने एफपीएससी के अकॉर्डिंग
प्रिपरेशन करनी है। अगर तुम मेरा मेंटोर हो तो तुम मुझे कैसे ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाओगी, एक टॉपिक को मुझे स्टेप वाइज प्रिपेयर करवाओ। यानी एक टॉपिक है, लाइक फेमिनिज्म का टॉपिक है, तो उसको बोलना है मुझे इसकी बुक्स बताओ, फेमस राइटर्स बताओ, इसमें जो भी मूवमेंट्स आई हैं वो बताओ। मतलब आपने डेप्थ में उसको कहना है कि इसको चैप्टर वाइज डिवाइड करके पूरा टॉपिक मुझे समझाओ। आपने डायरेक्टली नहीं करना कि जीपीटी फेमिनिज्म क्या है, वो आपने अपने नोट्स में नहीं ऐड करना। आपने डेप्थ में जाके इसमें जीपीटी की फुल हेल्प लेनी है, तो जेंडर स्टडीज का आपका सिलेबस बहुत आसानी से कवर हो जाता है। और ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट और बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं एंड पे। आपने जो भी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स या कोई भी सेशन ज्वाइन करना है तो इनको कांटेक्ट करें, ये आपको सारी इधर से इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाएगी। व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। नहीं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी मॉक्स ना दें, पहले अपना सिलेबस कवर करें, फिर उसके बाद मॉक्स दें, फिर उसके बाद आप अपने पास पेपर्स में जाएं। पास पेपर्स को आपने हर जो तकरीबन 5 इयर्स के पास पेपर आप सोल्व करें, उनकी इवेल्युएशंस करवाएं, फिर दोबारा अगर आपके पास एक मंथ भी है ना तो आपने फुल बुक मॉक देने। ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, आपको चीजें भी याद हो जाए, आपको अच्छे से चीजें माइंड में भी रह जाए। मॉक्स में कंपलसरी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे सारे, और ऑप्शनल, ऑप्शनल में कौन कौन से होंगे, एक मिनट मेरे पास पीडीएफ पड़ी होगी। इसमें ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस होगा, और जेंडर स्टडीज होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अभी मुझे सारे याद नहीं है ये सारे। लास्ट स्टूडेंट्स जो है ना वो कोई भी ला रख सकते हैं, उनके लिए यूजफुल होता है, लेकिन पता क्या है, जैसे लास्ट ईयर आई ला का पेपर था ना, काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया था, तो आप लोग तो कर सकते हैं कि ला की आपको समझ होती है, उसकी स्पेसिफिक जो वोकेबलरी होती है, उसके जो भी आपने डायलेक्ट यूज करना होता है, तो ला स्टूडेंट ला की तरफ जा सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है पोल साइंस वगैरह वो भी रख सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को इनको मर्ज करें ना। अब देखें ना, जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर आ रहा है वो हर साल इस तरह आ रहा है कि वो उसमें करंट अफेयर्स पूछ रहा है, जो करंट इश्यूज हैं कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं वो उसमें पूछ रहा है। तो आप इस तरह करें कि पाकिस्तान अफेयर को डिवाइड करें 3 पार्ट्स में। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन में करंट अफेयर डाल दें, और एक पोस्ट पार्टीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और सारी अमेंडमेंट्स वगैरह है। तो ये वाले जो 2 पोर्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके लेक्चर लेके रख लें, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और इनमें ये है कि अब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, बट आप इनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, इसको आपने अच्छे से करना है। हाँ, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पेपर को अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा टेक्निकल वे होता है कि आपने ये देखना है कि चाहे आपने लेक्चर सेम लिया, लेकिन आपने ये देखना है कि पेपर आप पाकिस्तान अफेयर का कर रहे हैं या करंट अफेयर का, दोनों को थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करना होता है, बाकी ये दोनों मर्ज करके हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 तो बहुत आसान होता है। पोल 2 में आपने पता क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस कर लेने हैं, उसमें इंडिया का कर लेना है, पाकिस्तान का कर लेना है, यूके का कर लेना है, यूएस का कर लेना है, जर्मनी का कर लेना है, फ्रांस का कर लेना है, रशिया का कर लेना है, यूएसएसआर का कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, उसका जो पाकिस्तान अफेयर वाला पोर्शन है ना वो आपने पाक अफेयर के साथ मर्ज कर देना है। मतलब उसको अलहदा से करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप कर लें, इसको डीपली कर लें तो इनाफ है, ये पोल 2 इस तरह हो जाता है आपको। पंजाबी जो है ना मुझे खुद भी इजी सब्जेक्ट नहीं लगता था, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने पता क्या करना होता है पंजाबी में, आपने ये जो क्या कहते हैं इसको, अशार होते हैं ना, वो याद करने होते हैं। आप हर सवाल में जो पोइट्रिकल रेफरेंसेस है ये मस्ट ऐड करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन पंजाबी आपने पता कैसे करनी है, अगुवाई से करनी है, और इनके जो राइटर है ना उन्हीं के लेक्चर लेने की कोशिश करनी है। अब अगुवाई पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल है, ठीक है। तो आपने जब इनके लेक्चर लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा मटेरियल यूजफुल है, कौन सा यूजलेस है। जो यूजलेस है उसको आपने क्रॉस कर देना, जो यूजफुल है उसमें भी आपने देखना है कौन सा इजी है मैं कर सकता हूँ, कौन सा मैं नहीं कर सकता। जो इजी है
और इतना है कि पेपर के लिए इनफ रेफरेंसेस आ जाए तो वो आपने कर लेना है। बहुत सारा इसको माइंड पे बर्डन नहीं करना कि मेरे बहुत मुश्किल है ये है वो है, बस आसानी से हर चीज को इजीली इजीली कह के करते जाना है। सब आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहां पे लिखना जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे लिख के आपका टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट आए, आपको आपके 4 सवाल मुकम्मल हो जाए, आपकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें फ्लो चार्ट्स ऐड हो, उसमें जो है मैप्स ऐड हो। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेंटोरशिप के उनको मैप्स के देती रहती हूँ असाइनमेंट्स के, आपको ये मैप बनाना आना चाहिए, ये मैप बनाना आना चाहिए। तो पेपर आपका अच्छा हो कि एग्जामिनर को देख के लगे हाँ इसको मैंने 80 नंबर देने हैं, 90 नंबर देने हैं। ऐसे की स्ट्रेटजी ये है कि ऐसे के लिए फॉलो जस्ट वन मेंटर। क्यों? ऐसे देखें, अगर आप किसी से भी करवाते हैं ना, मतलब अगर आपने एक को फॉलो किया, फिर आप दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, फिर कह रहे नहीं तीसरे को कर रहे हैं, फिर कह रहे नहीं आपने चौथा देखा इसके बच्चे ने 67 मार्क्स लिए मैं इससे करवा रहा हूँ, नहीं आपने पांचवा देखा कि इसके सारे बच्चे 40 नंबर लेके पास हो रहे हैं मैं इससे करूंगा। तो आपने ये काम नहीं करना। ऐसे के लिए एक ही मेंटोर को आपने फॉलो करना है, लेकिन करना क्या है कि आपने उनकी सारी स्ट्रेटजीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अपने मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को पता क्या करवाती हूँ, उनको हर मंथ का एक थीम करवाती हूँ। जैसे इस मंथ का हमारा जेंडर का थीम चल रहा है, जेंडर पे हमारे 5 ऐसे हो चुके हैं, यानी सिर्फ जेंडर के थीम पे 10 टॉपिक्स दिए, उनमें से 5 पे उनके जो अटेम्प्ट करवाए हैं। तो इस तरह आपने कोई भी एक मेंटोर को फॉलो करना है ऐसे के लिए, जो आपको एक्सटेंसिवली एंड तक प्रैक्टिस करवाए, कि आप जब तक पेपर नहीं देते आपकी ऐसे की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए किसी भी तरह। और दूसरा, ऐसे में ना आपने इजी प्लस सिंपल की स्ट्रेटजी रखनी है, कि आपने सिर्फ 40 मार्क्स लेने हैं। आपने नहीं कहना मुझे 67 मार्क्स चाहिए, आपने नहीं कहना मुझे 70-80 मार्क्स चाहिए, आपने सिर्फ इतने मार्क्स रख के इसको करना है। अच्छा, अब लास्ट मिनट चल रहा है, किसी का कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मेंटोरशिप के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये नंबर नोट कर लें, इस पे आपको मिल जाएगी। या फिर आपने इवेल्यूशन सेशन ज्वाइन करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी, आपने कोई भी सेशन ज्वाइन करना है उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, पीएमएस की प्रिपरेशन के लिए हम रखते हैं, तो कुछ दिन तक सेशन हो जाएगा अरेंज। दान में डेली 1 एडिटोरियल पढ़े, और जो आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस है अपने माइंड में रखें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। ये नहीं करना कि सारा न्यूज़पेपर आप रीड करें। आपने अपनी इस तरह स्ट्रेटजी रखनी है कि अगर आप 150 दिन पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 150 एडिटोरियल्स रीड करें, और उनको सारे अपने सिलेबस के साथ रेलिवेंट करें। रेलिवेंट डेटा नहीं लेना, बहुत से फिगर्स नहीं आपने याद करने, फैक्ट्स पे रिलाई करें। फैक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फिगर्स, फिगर्स आपको पेपर में भूल जाते हैं, तो फैक्ट्स निकालें उसमें से।